अन्योंहासेयो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और इस गर्मी में सबका बुरा हाल हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना भाई साहब। और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मेरा जो मूड है ना, वो मतलब अपने फेवरेट मोड पे पहुंच चुका है, यानी कि मूड ख़राब मोड भाई साहब। और इसका कारण एक्सेसिव गर्मी, या फिर ये नहीं है कि मुझे बहुत सारे असाइनमेंट्स लिखने पड़ रहे हैं, ये भी नहीं है कि असाइनमेंट लिखते लिखते भाई साहब पसीने से शीट भीग जाता है। ये भी मेरे मूड ख़राब होने का कारण नहीं है। और मेरे मूड ख़राब होने का कारण क्या है, वो भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि अरमान जो है ना, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है भाई साहब। अगर उस पर बात करने पे आए ना, तो भाई बात करते ख़त्म नहीं होगी। बातें इतनी ज़्यादा बातें हो जाएंगी कि बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो वही चीज़ क्रिश के साथ भी है भाई साहब। क्रिश भी कुछ कम नहीं है, वो भी तो भाई जिंदा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। मतलब समझ रहे हो आप लोग? अगर उस पर भी बोलने पे आए ना, तो फिर वीडियो खत्म नहीं होगी, इतनी लंबी हो जाएगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्रिश इतना कामयाब बन कैसे गया यार। इतना नालायक बंदा इतना लायक हो कैसे गया दूसरों की चीजें हथियाने से भाई साहब। दूसरों की संपत्ति हथिया के उसको लग रहा है कि वो एकदम तीसमार खान बन चुका है। जब स्ट्रगल करने के दिन थे तो भाई साहब जरा सी ठोकर लगने पे वो ऐसे बन गया था कि क्या बताओ। ऐसा रोना रोया कि मतलब फिर वो क्या ही बोलूं। और आज वही क्रिश इतना सयाना बन रहा है, इतनी अकड़ भर गई है उसमें कि वो अपनी माँ बाप की भी इज्जत करना भूल गया है भाई साहब। माँ को तो वो कुछ समझता ही नहीं है, और पापा तो उसके डिजर्विंग हैं भी। खैर, क्रिश के अंदर ना दो महा चेंजेस हुए हैं भाई साहब। पहले तो वो सीधे साधे राधे राधे से चंट चतुर चालाक हो गया है, और दूसरा वो मम्माज बॉय से, मतलब मम्मी के मगरमच्छ से बाबू का बिलौटा बन गया है। बाबू ने तो काबू कर रखा है क्रिश को। जो क्रिश किसी के आगे नहीं झुकता है, उसकी बाबू उसके आगे नहीं झुकती है, उसको उसके बाबू के आगे झुकना पड़ता है भाई साहब। तो ये कहते हैं ना कि हम पर तुम पर खुदा, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। लेकिन एक चीज तो है भाई साहब, क्रिश अपनी बाबू बाबू से कोई प्यार व्यार नहीं करता है, बल्कि ये सब बिजनेस डील हो रही है, क्योंकि बिजनेस ही होता है इस घर में भाई साहब। और ये इसीलिए हो रही है क्योंकि उसकी नानी सा ने उसकी माँ और उसके पापा के रिश्ते को बिजनेस डील बनाया था, और ये बात क्रिश को बोलनी जरूरी हो गई थी। एक तो इतने जख्म काजल को पहले से ही मिल चुके हैं, ऊपर से क्रिश और उसके जख्म को रेत रहा है भाई साहब। और क्योंकि उसके पापा ने उसकी माँ की इज्जत नहीं की, इसीलिए वो भी अपनी माँ की इज्जत नहीं करेगा। यार लानत है क्रिश जैसे बेटे पे भाई साहब। ऐसी बेइज्जती ऐसी बदतमीजी तो कभी माधव जी या फिर अरमान ने विद्या और दादी सा के साथ नहीं करी, जितनी बेइज्जती क्रिश काजल की करता है। जिस बदतमीजी से वो काजल से बात करता है ना, अगर उतनी बदतमीजी माधव जी या फिर अरमान कभी करते ना, जबकि वो कर सकते थे, तो फिर उन्हें थप्पड़ पड़ जाता भाई साहब। काजल तो खुद ही कमजोर बनी फिरते यार। ऐसे बेटे को तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए उसे, लेकिन उसकी तो कुछ चलती नहीं है, तो उसे निकल जाना चाहिए यार। ऐसे बेटे के साथ तो वो क्यों रह रही है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब। और जबकि माधव जी और अरमान के गुनहगार हैं दादी सा और विद्या, फिर भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन क्रिश तो भाई साहब, क्रिश का तो रहने ही दो यार। ऐसा ही होता है। देखो, पहले दादी सा और विद्या हमें सबसे ज्यादा बुरी लगती थी शिवानी के केस में, फिर अरमान और अबीरा का केस आया, और हमें लगा कि अरमान तो भाई साहब दादी सा और विद्या दोनों से ज्यादा बुरा है। और अब क्रिश को देख के लग रहा है कि भाई क्रिश तो इन तीनों से ज्यादा बुरा है। क्रिश ने देखा है कि फूफा सा कैसे ट्रीट करते थे काजल को भाई साहब, फिर भी क्रिश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो भी अपनी माँ को वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे उसके पापा अपनी पत्नी को ट्रीट करते थे। लेकिन क्रिश को ये करना नहीं चाहिए, उसको काजल के घावों पे मरहम लगाना चाहिए भाई साहब। ये तो अलग ही जख्म को रेत रहा है, जख्म पे मिर्च पाउडर डाले जा रहा है यार। कभी कभी तो मुझे फूफा सा के लिए भी इतना बुरा लगता है ना, उनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। बाकी लोग तो पहले से इज्जत नहीं करते थे, अब उनका बेटा भी इज्जत नहीं कर रहा है, जिसके लिए फूफा सा ने सब कुछ किया, इतनी मेहनत की उन्होंने, हमेशा इतने चाल चले कि उनका बेटा पोदार फॉर्म संभाले। उनके बेटे को उनका ख्याल ही नहीं रहा, उनका बेटा भाई उनको इज्जत लेस कर दिया उनके बेटे ने। देखो, फूफा साना डिजर्विंग तो है, क्रिश जैसे भी उनके साथ पेश आता है ना, वो उसके हकदार है फूफा साहब भाई साहब। लेकिन उन्होंने तो हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत की है, फिर चाहे वो माधव जी हो, विद्या हो, या फिर दादी सा हो। फूफा सा ने हमेशा, भले ही लोक लाज के खातिर हो या कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने बड़ों की इज्जत तो की है, हमेशा रिस्पेक्टफुल रहे हैं फूफा सा। लेकिन उनका बेटा तो उनकी इज्जत ही नहीं कर रहा है, सरेआम उनकी नीलामी कर दे रहा है इज्जत की। तो भाई, आप जैसे पेड़ बोते हो वैसा ही फल निकलता है ना भाई साहब। अगर बबूल का पेड़ बोओगे तो आम कहाँ से खाओगे, ऐसा कहते हैं ना लोग। तो ये फूफा सा की करनी ही है जो उन्हें रिटर्न में मिल रही है। लेकिन क्रिश जो कुछ भी काजल के साथ कर रहा है ना, वो तो बहुत गलत कर रहा है भाई साहब। कोई इंसान कितना भी बुरा होता है ना, अगर वो बहुत ज्यादा बुरा होता है, फिर भी वो अपनी माँ के साथ तो अच्छे से ही पेश आता है। यहाँ तो क्रिश ऐसे चिल्ला रहा है काजल पे जैसे माँ नहीं हो, पता नहीं क्या हो। उसको तो कुछ समझता ही नहीं है क्रिश यार। ऐसे बेटे से तो भाई निसंतान अच्छे लोग। और इतना ही नहीं, मतलब क्रिश यही नहीं रुकेगा। क्रिश इतना बदतमीज हो गया है, वो इतना गिर चुका है, वो इतना गया गुजरा है कि वो अबीरा के साथ भी बदतमीजी करेगा भाई साहब। एहसान फरामोश कहीं का। जब फूफा सा उसे थप्पड़ मार रहे थे, पूरे घर में दौरा दौरा के उसे मार रहे थे, तब अबीरा ने ही सबसे पहले उसे सपोर्ट किया था, उसका साथ दिया था, उसके लिए स्टैंड लिया था, सबसे लड़ गई थी उसके लिए। उस अबीरा के साथ क्रिश बदतमीजी करेगा? उसको ड्राइविंग अबीरा ने सिखाई? मतलब जिसको उंगली पकड़ के अबीरा ने चलना सिखाया, वही इंसान अबीरा की उंगली काट रहा है यार। देखा जाए ना तो क्रिश और चारू दोनों एक से बढ़कर एक है,
दोनों फूफासा के खून है, बंसल्स के खून है, ये प्रूव कर दिया है दोनों ने। मतलब चारू ने देव के साथ चक्कर खुद चलाया और हलाल अबीरा हो गई भाई साहब। उस ट्रैक में तो अबीरा को रोते देख के ऐसे कलेजा कांप जाता था, और अब भी क्रिश की वजह से अबीरा रो रही है। मतलब इन दोनों भाई बहनों की तो मदद नहीं करनी चाहिए। इवन फूफासा, क्रिश और चारू पे तो कभी तरस खाना ही नहीं चाहिए, फिर चाहे वो दर दर के टोकरे खाए या फिर मर जाए। आई नो अभी चारू की बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बात क्रिश की हो रही थी, लेकिन चारू भी तो क्रिश की बहन है, फूफासा का खून है, और टाइम टाइम पे उसने भी अपना रंग दिखाया ही है। चलो वापस क्रिश पे आते हैं। चारू को भूल जाओ अभी के लिए, जो नहीं है उसको क्यों ही बोलना। भाई मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिश को इतनी अक्कर आखिर है ही क्यों भाई, किस बात की अक्कर है? दूसरों की चीजें हथियाने पे ही ऐसी अक्कर आती है? क्योंकि अगर आप खुद से कुछ करते हो ना तो पुरुषार्थ की पुष्टि होती है, तो आत्मसम्मान बढ़ता है, अहम नहीं बढ़ता, अक्कर नहीं आती, लोग बदतमीजी नहीं करने लग जाते। जब खुद से कुछ खड़ा करते हैं ना, अपने सपनों का महल बनाते हैं, सपनों का एम्पायर खड़ा करते हैं, तो माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनको इज्जत से उस घर में रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा के लिए नौकर चाकर ला के रखते हैं, उनसे प्यार से पेश आते हैं भाई साहब। दूसरों की चीजें हथियाने पे ही अक्कर आती है। अगर कृष्ण खुद से कुछ बना लेता ना, कुछ कर लेता ना, तो उस पर अक्कर सोपती भी। ऐसे तो भाई साहब बिल्कुल ही बुरी लग रही है, बिल्कुल ही जच नहीं रही है उस पर। देखो बात ऐसी है ना कि ऋषभ पे ये कैरेक्टर सूट तो कर रहा है, लेकिन कैरेक्टर ग्राफ बहुत ही अजीब है भाई साहब। ऐसा नहीं होना चाहिए था कृष को। अगर कृष को बदतमीजी करनी थी तो वो फूफा सा से करता, दादी सा से करता, विद्या से करता, वहां तक चल जाता। अरमान से बदतमीजी करता, वो चल जाता भाई साहब। लेकिन अभीरा से उसकी बदतमीजी या काजल से उसकी बदतमीजी, उसकी बेइज्जती, ये बिल्कुल ही गलत है, और ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए यार। बुरे से बुरा इंसान भी अपनी माँ की इज्जत करना नहीं भूलता, किसी का किया हुआ नहीं भूलता भाई साहब। लेकिन कृष तो एक नंबर का बदतमीज और एहसान फरामोश हो गया है। मुझे तो पूछो मत यार, मेरा तो मूड खराब हो जाता है उसका नाम सुनते ही। देखो जब पेड़ पे फल लगते हैं ना, तो डालियां नीचे की तरफ झुक जाती हैं। फलों से लदे पेड़ कैसे झुके रहते हैं नीचे की तरफ? क्योंकि उसमें फल होते हैं भाई साहब। लेकिन अकड़ में कौन रहता है जिसमें फल नहीं होते? और तूफान में कौन सा पेड़ टिकता है? जो लचीले पेड़ तूफान में नाचने लगते हैं, जो लचीले होते हैं वही पेड़ तूफान में टिकते हैं, और फलों से लदे पेड़ से फल गिरते हैं तूफानों में। लेकिन जो अकड़ के रहते हैं ना, वही पेड़ तूफानों में टूट जाते हैं। और ऐसे ही किसी तूफान में कृष भी टूट के नीचे ना गिर गया तो कहना। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि कृष और तान्या की शादी नहीं होगी। मतलब जिस तरीके से कहानी बढ़ रही है ना, इतने दिनों में सगाई हुई है भाई साहब। जब से बंसल्स आए तब से सगाई की बात हो रही थी, और अब जाके कहीं सगाई हुई है, वो भी आज नहीं हुई। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सगाई होगी। और मुझे ये भी नहीं लगता कि कृष प्यार व्यार करता है तान्या से, वो तो नहीं करता है। वो तो साफ झलक रहा है कि तान्या ने उसे अपना पपेट बना के रखा है, और वो सब बिजनेस के लिए हो रहा है, वो सब दिख रहा है। वो ऑर्गेनिक प्यार नहीं झलक रहा है, और कृष को अब ऑर्गेनिक प्यार किसी से हो भी नहीं सकता है भाई साहब। उसको सीरा से एक बार हो गया, क्योंकि कृष तो प्यार करना भूल चुका है यार। उसके अंदर तो इमोशंस ही नहीं बचे। अगर बचे रहते तो ऐसे ही ट्रीट करता वो अपने परिवार वालों को, खास करके अबीरा को, कियारा को, या फिर अपनी माँ को जिसने उसे जन्म दिया। लेकिन जो भी बोलो, तान्या है बड़ी प्यारी यार। बहुत लोगों को नहीं अच्छी लग रही है, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन तान्या प्यारी है यार। कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी लगती है वो। एक ने तो मुझे आज कमेंट सेक्शन में बोल दिया कि आपको तो सब प्यारी लगती है। यार प्यारे लोग तो प्यारे ही लगेंगे ना। अगर कोई बुरा लगेगा तो मैं बोलता भी हूँ। जबरूही गलतियां करती हैं, अरमान गलतियां करता है, विद्या करती है, दादिसा करती है, खुद अबीरा करती है, तब मैं बोलता तो हूँ कि ये गलत कर रही है, अभी अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन अगर कोई अच्छी लग रही है तो मैं कैसे बोलूँ कि बुरी लग रही है, बताओ। और इससे पहले कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाऊँ, उससे अच्छा है कि मैं वीडियो खत्म कर दूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इतने दिनों बाद आए हूँ यार, कुछ तो मुझसे प्यार दिखाओ तुम लोग। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। सबको बताओ कि कोई ऐसा भी लड़का है जो वायर के केच देखता है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।